अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल और मैं हूं खालिद इकबाल। आज आप हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल के एजुकेशन और ट्रेनिंग सेक्शन में और हम बात करेंगे पीएचडी के बारे में। पीएचडी के बारे में हमारी ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने एचईसी ने जो रूल्स बनाए हैं उसके बारे में बातचीत की थी और ये रूल्स जो हैं 1 जनवरी 2021 यानी इसी साल की 1 जनवरी से नाफिज हो चुके हैं। तो तालिब इल्मों, आप पीएचडी की डिग्री हासिल करना चाहते हैं, कर सकते हैं, ज़रा भी मुश्किल नहीं है। बस सिस्टमेटिक तरीके से आपने काम शुरू करना है। पीएचडी के सफ़र में ये वर्ड जो है सिस्टमेटिक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे आप कोई भी चीज़ जो है वो मिस नहीं करेंगे और हर स्टेप पे आपको बहुत ही मेथोडिकल होना है, यानी जो भी मेथड्स हैं उनको फॉलो करना है। जब आपने पीएचडी की डिग्री के बारे में सोचना शुरू करना है तो अपने तमाम आइडियाज़ को आपने लिखते जाना है। यानी सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आपने सोचना शुरू करना है और जो भी आपके जहन में आइडिया आए उसको आपने लिख लेना है, या आपके पास अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप पे जो ना आप उसको सेव करते जाएं। पहली प्रेजेंटेशन में जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि एचईसी की अब रिक्वायरमेंट क्या है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट के मुतालिक अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को यहीं पे बंद कर दें और पहले वो वीडियो देख लें। क्यों कि जैसे मैंने अभी कहा कि सिस्टमेटिक तरीके से आपको चलना है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का तरीका यही है कि आपके हाथ में सेल फ़ोन है, रेड कलर पे राइट साइड पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको आप दबाएं, घंटी का निशान आएगा उसको भी आप दबा दें। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जो ही हम नई वीडियो लगाएंगे, क्योंकि अभी इसके बाद और वीडियोस पीएचडी के बारे में होंगी, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप कुछ मिस नहीं करेंगे। और आगे चलने से पहले इब्तदाई मरहले की अहम मालूमात मैं आपको देना चाहता हूँ। दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, ख़ास तौर पे डेवलप कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटी में दाखला जो है वो किस तरीके से होता है, ये बताने का मकसद ये है कि आपको ये जान जाएं कि ये दूसरी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जो पाकिस्तान के हायर एजुकेशन कमीशन ने जो कुछ किया है वो तो रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ क्या कर रही हैं ये हम आपको बाद में बताएंगे। पहले देखेंगे डेवलप कंट्री के अंदर जो है वो किस तरीके से बच्चों को दाखला देते हैं। तो तलबा उनका दाखला देने का जो तरीक़ेकार है वो ये है कि वो ख़ुद भी हर वक्त रिसर्च करते रहते हैं और नॉलेज जो है वो जनरेट करते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट की जो बेसिस है वो नॉलेज है और नॉलेज जो है सबसे ज़्यादा प्रेशियस रिसोर्स है। तो उनको चाहिए नॉलेज, वो ख़ुद हर वक्त रिसर्च करते हैं, नॉलेज जनरेट करते हैं और वो ये देखते हैं कि अगर दुनिया में किसी जगह पे भी कोई शख्स ऐसा है, कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि नॉलेज जनरेशन में उनकी मदद कर सकता है, तो वो उसको अपने यहाँ बुला लेते हैं। और उसका बेहतरीन तरीका ये है कि स्टूडेंट्स को पीएचडी डिग्री के लिए बुलाया जाए और वो जिस एरिया में उनको ज़रूरत होती है उस एरिया में स्टूडेंट्स को दाखला देते हैं। और अगर स्टूडेंट्स ने दाखला लेना है तो उन्होंने ये क्या करना है कि ये देखें कि दुनिया में यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो किस एरिया में काम कर रही हैं और अपनी पसंद का एरिया जो कि स्टूडेंट जिस में रिसर्च करना चाहते हैं अगर उसके साथ मुताबिकत रखता है तो उस यूनिवर्सिटी से आप रब्ता करें। जो ही आप अपने आइडियाज़ या अपना जो बेसिक थॉट्स हैं
या सिनॉप्सिस मैं अभी इस स्टेज में नहीं कहूँगा, आप उनको लिख के भेजेंगे तो वो आपको फ़ौरन दाखिला दे देंगे, क्योंकि उनको पता है कि इस एरिया में हमें फर्दर नॉलेज की ज़रूरत है। तो दाखिला देने की जो बेसिक फ़िलॉसफी है बाहर की यूनिवर्सिटीज़ की, बहुत से आपको दाखिला दिलवाने वाली जो फर्म्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ये बताएंगे कि जी वो पैसा अर्न करना चाहते हैं। पैसा अर्न करना ये बहुत ही कम इम्पॉर्टेंट है। यूरोपियन कंट्रीज़ में बेशुमार ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपसे फ़ीस नहीं लेती, वो सिर्फ आपको कहती हैं कि जी आप रहने का ख़र्चा आपके पास होना चाहिए और उसके बाद जो है ना आप आके रिसर्च करें। तो जो ये मनी पार्ट है ये बड़ी इसकी कम हैसियत है। असल जो है वो ये है कि आपका माइंड इस्तेमाल करते हुए आपसे रिसर्च करवा के आप कोई नई चीज़ जो है ना वो वहाँ करें, ये है उनका असल मतलब कि फ़ायदा जो हासिल करना चाहते हैं। तो इस तरीके से बाहर की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, ख़ास तौर पे डेवलप्ड कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़, वो स्टूडेंट्स को दाखिला देती हैं। अगर आपने बाहर दाखिला लेना है, इसका एक अलग प्रोसीजर है और हमारी इस प्रेजेंटेशन में ये जो ना वो मौजू नहीं है। तो कम बैक टू पाकिस्तान, हम फ़िलहाल पाकिस्तान की बात करते हैं। HEC जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसने पूरी दुनिया के अंदर जो है ये ग्लोबल लेवल पे जो प्रैक्टिसेस इस वक्त जारी हैं उनको देखते हुए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि पाकिस्तान में भी BS के बाद यानी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन बैचलर ऑफ स्टडीज़ के बाद स्टूडेंट्स को PhD डिग्री की इजाज़त होनी चाहिए और उन्होंने ये इजाज़त दे दी है। यानी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद आप PhD में दाखिला ले सकते हैं। जब आप BS कर रहे हों तो ये राइट टाइम है कि अगर आपके दिल के अंदर ये ख्वाहिश है, आपका ये प्लान है कि आप PhD करना चाहते हैं, तो ड्यूरिंग BS आप सोचना शुरू करें। आप जितना अर्ली सोचना शुरू करेंगे उतना आपके लिए PhD करना आसान हो जाएगी। आप जब BS कर रहे हैं तो बहुत से सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन उसमें से कोई एक या दो सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो आपको बहुत अच्छे लगते होंगे, यानी वो पढ़ने के बाद या उनकी अटेम्प्ट करने के बाद आपको एक दिली खुशी महसूस होती होगी, आपको सेटिस्फेक्शन महसूस होती होगी। तो याद रखें कि ये वही सब्जेक्ट हैं जिनमें आपको PhD करनी चाहिए। और जब आपने PhD के लिए कोई एरिया सेलेक्ट करना है तो कभी भी किसी दूसरे के कहने पे ऐसा एरिया सेलेक्ट ना करें जो आपको अच्छा ना लगता हो, क्योंकि अगर आपने किसी के कहने पे कोई ऐसा एरिया सेलेक्ट कर लिया जो कि आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक, आपके एप्टीट्यूड के मुताबिक ना हुआ, PhD हासिल करने का सफ़र जो है ये बहुत तवील हो जाएगा। तो ज़रूरी ये है कि एक ऐसा एरिया आप सेलेक्ट करें जो आपकी शख्सियत, आपके एटीट्यूड के मुताबिक हो। ये BS करते हुए इसी दौरान आप सोचें कि जब आप PhD हासिल करना चाहते हैं तो PhD हासिल करने के बाद जो प्रोफेशनल एरिया है वो कौन सा आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। क्या आप टीचिंग लाइन में रहना चाहते हैं, क्या आप इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, या आप इंडिपेंडेंट रिसर्चर बनना चाहते हैं, क्योंकि ये भी आपको हेल्प करेगा अपना एरिया सेलेक्ट करने में। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और आपको इसी लेवल पे इसके बारे में सोचना चाहिए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपके सिचुएशन को देखते हुए आपको एरिया चेंज करना चाहते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जितनी जल्दी आप फैसला पहले से कर लेंगे उतनी जल्दी आप अपनी राह मुतय्यन कर लेंगे और फिर उसी एरिया में आप काम करना शुरू कर देंगे। तो मैं ये बात बता रहा था कि आपको अपने लिए कोई एरिया जो है ना सिलेक्ट कर लेना चाहिए कि किस एरिया में
آپ جو اپنی پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں. بعد میں ہم ابھی بات کرتے ہیں کہ ایریا سلیکٹ کرنے کے بعد اسپیسیفک جو ہے وہ سبجیکٹ پہ کیسے آنا ہے. لیکن ایریا کتنا امپورٹنٹ ہے میں آپ کو اس کی اگزامپل یوں دوں گا کہ چلیں ہم کھیل کی دنیا سے اگزامپل لے رہے ہیں. عمران خان جو ہے اس کا مزاج جو ہے ایک فاسٹ بالر کا تھا. اگر عمران خان کو یہ کہا جاتا کہ جی آپ جو ہے اسپن بالنگ کریں، یہی آپ کے لیے ایریا ہے، اور کوئی کوچ اس کے ساتھ لگا دیا جاتا، تو کبھی بھی یہ شخص اس طرح کی کامیابیاں حاصل نہ کر سکتا جس طریقے سے اس نے کامیابیاں حاصل کی ہیں، کیونکہ اس کی شخصیت اور مزاج یہ ہے کہ یہ صرف فاسٹ بالر ہی ہو سکتا تھا. اور اگر فار ایگزامپل ہم عبد القادر مرحوم کو کہتے کہ جی آپ فاسٹ بالنگ کریں، یہ آپ نے اسپن بالنگ بالکل نہیں کرنی، تو کیا ہونا تھا؟ وہ میرا خیال ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ میں آ ہی نہیں سکتا تھا. تو مزاج کے مطابق کام ہونا جو ہے، یعنی آپ کی پرسنالٹی کے مطابق، آپ کے ایپٹیٹیوڈ کے مطابق، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اسی پریزنٹیشن میں یہ میں نے سیکنڈ ٹائم ریپیٹ کیا ہے. جب بیچلر آف اسٹڈیز کے دوران ہی آپ نے اپنا ایریا سلیکٹ کر لیا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. تو اس میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر میں آپ کو یہ چند ایک چیزیں بتاتا ہوں، یہ بہت ضروری ہیں. یہ ہے کہ پھر آپ اس سبجیکٹ پہ کتابیں پڑھیں، تھوڑا سا پھر اس کو زیادہ ٹائم دیں جس میں کہ آپ پی ایچ ڈی کرنے کا پلان کر رہے ہیں. کتابیں پڑھیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ جرنلز آپ تو نیٹ پہ بھی بہت اویلیبل ہیں، مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہیں، بہت سی یونیورسٹیز میں اویلیبل ہیں. آپ جرنلز پڑھیں اور اس ایریاز میں پڑھنے کی کوشش کریں جس ایریا میں آپ پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں. اور اگر آپ کی یونیورسٹی میں یا انسٹیٹیوٹ میں یا کالج جہاں آپ پڑھ رہے ہیں وہاں کوئی ٹیچر ایسا ہے جس کا وہی ایریا ہے جس میں کہ آپ پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے میل ملاقات رکھیں، اس سے ڈسکشنز کریں ٹائم لے کے اور گائیڈ لائنز لیں. تو یہ بگننگ ہے ابھی آپ نے سوچا اور ابھی آپ نے بہت کچھ کرنا ہے، لیکن سٹارٹ کرنے کا یہی طریقہ ہے جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ویسے یہ میرا مشورہ آپ کو ہوگا کہ بی ایس کے فوراً بعد جو ہے وہ پی ایچ ڈی میں داخلہ نہ لیں تو زیادہ اچھی بات ہے. شاید میں نے ایسے کیا، اس لیے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے ماسٹرز کی لیکن بائی ریسرچ کی. تو جو کچھ آپ کو پی ایچ ڈی میں کرنا ہے وہی کچھ ہم نے، اگر آپ نے ماسٹر بائی ریسرچ کرنی ہے تو وہی کچھ آپ کو کرنا پڑے گا. میں نے یو کے ویلز یونیورسٹی سے اپنی ماسٹر ڈگری حاصل کی اور اسی طرح ریسرچ کی جس طریقے سے کہ پی ایچ ڈی میں کی جاتی ہے. تو میری آپ کو یہ سجیشن ہوگی کہ 2-3 سال آپ پروفیشنل کام کریں، اور جس سبجیکٹ میں آپ پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں اس کی پریکٹیکل جو ایپلیکیشن ہے وہ دیکھیں کہ یہ جو سبجیکٹ ہے جس میں میں پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہا ہوں اس کو اپلائی کس طرح کیا جائے گا، تاکہ یہ صرف ایک کتاب ہی بن کے نہ رہ جائے، اس کا دنیا کو فائدہ ہونا چاہیے. اور ریسرچ وہی بہترین ریسرچ ہے جس سے کہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں. تو بہرحال یہ ایک میری رائے ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ ذہنی طور پہ بڑے پڑھنے کے بعد ایڈوانس سٹیج پہ ہوتے ہیں اور وہ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ وہ بی ایس کے بعد بھی پی ایچ ڈی جو نہ کر سکتے ہیں. تو اس میں بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پریکٹیکل ایکسپیرئنس میں یہ آسانی آپ کو ہوگی کہ پی ایچ ڈی کا سفر جو ہے آپ کا مختصر ہو سکتا ہے، بلکہ یقیناً ہو جائے گا. اس دوران پی ایچ ڈی میں داخلہ لینے کے لیے جو باقی ریکوائرمنٹس ہیں ان پہ بھی آپ نظر رکھیں کہ وہ باقی کیا ریکوائرمنٹس ہیں. تو پی ایچ ڈی میں داخلہ کے لیے فارم کے ساتھ جو ہے اسٹیٹمنٹ آف پرپز جمع کروانی ہوتی ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو کہ یونیورسٹی کے اندر جہاں آپ نے داخلہ لینا ہے ان کو یہ ڈیسیژن کرنے میں آسانی ہوگی کہ آپ اصل میں کیا کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ یونیورسٹی کو بھی
यूनिवर्सिटी के लिए भी है कि क्या उनके पास ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपको चाहिए, यानी कि उनके पास ऐसा सुपरवाइज़र है, ऐसे क्वालिफाइड लोग हैं, या बाकी जो है ये रिसोर्सेज उनके पास हैं कि वो आपको पीएचडी करवा सकें। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है ये समझें कि ये आपका सिनॉप्सिस है। इसी में आपको बताना है कि आपका थीसिस क्या है, आप किस तरह इस पे काम करेंगे। आपको 5-6 समों पे मुहित आउटलाइन तैयार करनी है जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल सीक्वेंस में अपना प्लान ऑफ वर्क बताएंगे। और दूसरा अहम नुक्ता ये है कि प्लान ऑफ वर्क की मेथडोलॉजी जो है वो क्या होगी। आप यूँ समझें कि सिनॉप्सिस जो है आपके पीएचडी थीसिस का एक की डॉक्यूमेंट है, ये आपको लेके जाएगा पीएचडी थीसिस तक। आपका सुपरवाइज़र जो है ये सिनॉप्सिस आपके साथ जो है ना, वो चूँकि आप पाकिस्तान में होंगे, आपने अभी दाखिला भी लेना है, आपने सिनॉप्सिस जमा कराया, तो सिनॉप्सिस जो है एट लेंथ आपसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि उससे आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स का पता चलेगा। सुपरवाइज़र ये अंदाज़ा लगा सकेगा कि स्टूडेंट के जहन में क्या है, ये किस चीज़ पर रिसर्च करना चाहता है, क्या हासिल करना चाहता है। तो ये सिनॉप्सिस जो है ना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट और अहम है। इस मौके पे ये स्टेज नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं कि सिनॉप्सिस किस तरह लिखने हैं। इंशाल्लाह ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसमें मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपने ब्रॉड एरिया जो है ना वो कैसे सिलेक्ट करना है और स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे कैसे बढ़ना है। तो सबसे पहले तो ये है कि आप यानी ब्रॉड एरिया देखें कि आप सोशल साइंसेस में जाना चाहते हैं, साइंसेस में जाना चाहते हैं। तो एग्ज़ाम्पल एक ले लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोशल साइंसेस में जाना चाहते हैं, ये आपका पहला स्टेप हो गया। सेकंड जो है ना वो देखें कि सोशल साइंसेस में से कि आपने मैनेजमेंट साइंसेस जो है ना वो सिलेक्ट कर लिया, ये आपका दूसरा जो है ना स्टेप हो गया। फिर तीसरे स्टेप में देखें कि कौन सा एरिया है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं कि आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ना वो ले लिया। फिर चौथा स्टेप जो है, क्योंकि HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लिया, तो ये भी एक बड़ा वाइड जो है ना वो आप सब्जेक्ट बन चुका है। इसमें बहुत से एस्पेक्ट्स हैं, तो आप इसमें HRD ले लें, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो HRM यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक एस्पेक्ट है। अब पांचवा स्टेप, अब HRD के भी बहुत से एस्पेक्ट्स हैं। आप फर्दर देखें कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन पब्लिक सेक्टर और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन प्राइवेट सेक्टर, ये दो मेजर डिफरेंसेस होंगे। तो आप सेलेक्ट कर लेते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं। फिर छठा एस्पेक्ट ये होगा, फर्दर इसको हम नैरो डाउन करेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो है ना हम कौन सा एस्पेक्ट लें, परफॉर्मेंस का लें। चलें हम ट्रेनिंग का एस्पेक्ट ले लेते हैं कि ट्रेनिंग जो है ये इसको कितनी इम्पॉर्टेंट है या इसका क्या इम्पैक्ट होगा, और इसका इम्पैक्ट आपने किस चीज़ पे देखना है। क्या इस ट्रेनिंग का इम्पैक्ट आप ये देख रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं फिर किसी डिपार्टमेंट के अंदर किस तरीके से बिहेव करती हैं, या ट्रेनिंग दी हो तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, या इसका इम्पैक्ट आप परफॉर्मेंस पे देखना चाहते हैं। हर दो सूरतों में जो आपको इंडिकेटर्स डेवलप करने हैं वो डिफरेंट हो गए। और इंडिकेटर्स कैसे डेवलप किए जाते हैं ये भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जब हम आपको ये बता रहे होंगे कि सिनॉप्सिस जो है ना वो कैसे लिखने हैं। तो जब सिनॉप्सिस लिखने की बात आएगी तो उसमें हम आपको आपका जो हाइपोथेसिस है उसके बारे में बताएंगे, फिर उसके कैसे इंडिकेटर्स जो है ना डेवलप करने हैं इसके बारे में हम आपको जो ना बताएंगे। इस वीडियो में यहीं तक, यानी कि आप सोचना स्टार्ट करें, ब्रॉड एरिया सेलेक्ट करें, उसको नैरो डाउन करें और स्पेसिफिक एरिया पे आएँ। और किस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है ये मैंने आपको पॉइंट बाय पॉइंट जो है बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको
سناپسس لکھنے کے بارے میں جو نا کمپلیٹ ایک پکچر ایگزامپل لے کے بتائیں گے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے ملک میں پی ایچ ڈی کا سٹینڈرڈ اتنا بہترین ہو جائے، ریسرچ بیسڈ ہو کہ ہم دوسری دنیا کے ساتھ مقابلہ کر سکیں اور ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ باہر والے لوگ جو نا پاکستان آئیں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے۔ آپ محنت سے کام سٹارٹ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے۔